दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस रसायन विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या रेलवे की बुक का सलूशन करते हैं, जिसमें हम पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं विद सलूशन। जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो यह क्लास रेलवे के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, और इसके अलावा जहाँ भी साइंस पूछी जाती है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ, समय को बचाते हुए, क्योंकि आज के समय में समय ही बहुत महत्वपूर्ण है सभी का। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी आदर्श गैस नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए रेडान, बी आर्गन, सी सिलिकॉन, डी नियान। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, सिलिकॉन आदर्श गैस नहीं है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। वे सभी आदर्श गैसें कहलाती हैं जो आदर्श गैस समीकरण यानी कि पीवी बराबर एनआरटी का अनुसरण करती हैं, जहां पी बराबर दाब होता है, वी बराबर आयतन, टी बराबर ताप होता है, एन गैस के मोलों की संख्या एवं आर आदर्श गैस नियतांक। सभी अक्रिय गैस आदर्श गैस होती हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान इत्यादि, जबकि सिलिकॉन ठोस अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ हमने सिलिकॉन के बारे में पूरी जानकारी या अन्य गैसों के भी बारे में भी जानकारी ली। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक आवोगाड्रो संख्या का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और चारों ऑप्शनों में से सिर्फ हमको एक बताना है कि आवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो सीधे हम आपको चारों ऑप्शनों में से बताते हैं कि आवोगाड्रो संख्या का मान 6.2022 इंटू 10⁻23 बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या उससे पहले हम इसकी व्याख्या को देखेंगे। दिया है मोल एक संख्या है जो 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। आधुनिक तकनीकों से ज्ञात किया जा चुका है कि 12 ग्राम कार्बन परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इस संख्या को आवोगाड्रो संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवोगाड्रो के अचरांक का मान होता है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और सिर्फ हमको बताना है आवोगाड्रो के अचरांक का मान क्या होगा। तो इसका सही उत्तर देखें, हमारा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 प्रति मोल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, 50 के यानी कि 50,000 पर H2 तथा 800 के पर के का मान मतलब होता है के बराबर होता है 1000। जहाँ पर किसी संख्या के आगे के लगा हो तो समझ जाइए कि के का मान 1000 है। तो यहाँ पर 50 के दिया है, यहाँ पर 800 के यानी कि 50,000, और यहाँ पर 800,000 यानी कि 8 लाख। तो दिया है 50 के पर H2 का तथा 800 के पर O2 का अनुपात वर्ग माध्य मोल वेग है। इन 4 ऑप्शन से देखते हैं इसका सही उत्तर ए 4, बी 2, सी 1, डी 1/4। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए 4। देखते हैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या को हम, जिससे हम इसका मान निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर इसका चेंज हो गया है, यह इसका उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे सीधे हम।
यह निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बॉयल नियम को प्रदर्शित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C, D। तो इन चारों ऑप्शनों में से बॉयल नियम को जो प्रदर्शित करता है वह हो जाएगा हमारा C वाला। देखते हैं इसकी व्याख्या को। बॉयल के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल 1/P। इसलिए दिया गया ग्राफ एक वक्र रेखा प्रदर्शित करेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? A, एथिलीन, B, ब्यूटेन, C, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण, D, मीथेन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि मार्स गैस कहते हैं, किसे कहते हैं? तो सही उत्तर होगा हमारा मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक नाम से दूसरे एग्जाम में जो पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन बना था यहाँ पर, मार्स के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? इस नाम से यह क्वेश्चन बना था, तो उसका भी उत्तर वहाँ पर मीथेन ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके व्याख्या को देखेंगे। सबसे पहले हम दिया है मीथेन प्रकृति में दलदली स्थानों में पाई जाने के कारण मार्स गैस कहलाती है। यह कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनती है। कोयले के खानों में भी यह पाई जाती है, जिसे प्रायः आग जल जाती है। इसी कारण से फायर डैम्प भी कहते हैं। मुख्यतः आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जैसे कि कोई धान के खेत में जैसे कि फसलें सड़ती हैं, सड़ने के बाद में पानी भरने के बाद में जब वह पूरी तरीके से सड़ती हैं तब वहाँ से मार्स गैस निकलती है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है? 4 ऑप्शन हैं, नाइट्रोजन, B, कार्बन डाइऑक्साइड, C, कार्बन, D, ऑक्सीजन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि वह अवयव कौन सा है जो जलने में सहायता प्रदान करता है। तो सही उत्तर होगा हमारा D, ऑक्सीजन वह तत्व है या अवयव है जो जलने में सहायता प्रदान करता है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है तो वहाँ पर चीज़ें या कोई भी वस्तु इतनी आसानी से जलेगी नहीं। दिया है व्याख्या, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो जलने में सहायक है। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं जल सकता। यानी कि कोई भी वस्तु को आप जलाएंगे, यदि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पर वह कोई भी वस्तु जलेगी नहीं। अगला प्रश्न दिया गया है, एल्कोहल में डैश निहित है? A, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, B, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, C, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, D, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो एल्कोहल में क्या क्या उपस्थित होता है? तो देखते हैं। एल्कोहल में कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा, और यहाँ पर कार्बन पहले वाले ऑप्शन में नहीं है तो पहला हमारा कट जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर है, कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, और जहाँ पर कार्बन नहीं है तो कार्बन यह वाला ऑप्शन कट जाएगा। और नाइट्रोजन का इसमें एल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इसलिए हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है एनटीपी पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या है। A 2, B 6.022 गुणे 10 की पावर 23, C 1, D 3।
तो यहाँ पर एनटीपी पर 44.8 लीटर में CO2 में मोलों की संख्या पूछी जा रही है। तो इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए 2 होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। क्या हो जाएगा? 63.5 लीटर, बी 10 गुणे 10 की पावर -5 लीटर, सी 22.4 लीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन जो होगा वह हो जाएगा 22.4 लीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम 0 हो जाता है, बी गिरता है, सी स्थिर रहता है, डी बढ़ता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी बढ़ता है। देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। जब किसी निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि पूरी प्रक्रिया में निकाय तथा बाह्य वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है तो इस प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। ऐसी दशा में यदि प्रक्रम में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो वह निकाय से बाहर नहीं जाती है। इस प्रकार दाब बढ़ाने से निकाय का ताप बढ़ेगा। पीवी बराबर नियतांक, टीवी R-1 बराबर नियतांक। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है। ए एथेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी एथिलीन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी मीथेन। देखते हैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या को हम एक सूत्र के माध्यम से दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ निम्न तरह से होती है, जहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, निकिल और कोबाल्ट और हाइड्रोजन, यहाँ पर निकिल और कार्बन दिया गया है। 300 डिग्री सेल्सियस पर मीथेन गैस बनेगी। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी अक्रिय गैस। तो विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है वह हो जाएगी हाइड्रोजन। वैसे यहाँ ऑप्शन गलत है। यहाँ पर विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है वह नियान होती है ज़्यादातर करके, और यहाँ पर नियान नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन भी नहीं होगी, ऑक्सीजन भी नहीं होती है, हाइड्रोजन भी नहीं होती है। तो इस कारण हम इन चारों ऑप्शनों में से इसका कोई भी आंसर नहीं लगाएंगे। यह क्वेश्चन डाउट में है और इसके हम सॉल्यूशन को यहाँ पर देख जाएंगे। विद्युत बल्ब में टंगस्टन नामक धातु का तंतु लगा होता है जिसको वाष्पन से बचाने के लिए नाइट्रोजन या आर्गन जैसी अक्रिय गैस भरते हैं। और नीले या कलरफुल बल्ब होते हैं उनमें नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। नियान। तो यदि यहाँ नियान गैस की बात किया तो कलरफुल बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है, और नाइट्रोजन या आर्गन के लिए जिसको वाष्पन से बचाने के लिए दोनों गैसों का मिश्रण होता है टंगस्टन धातु को। अगला प्रश्न देखते हैं। वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है? ए मीथेन, बी एथेन, सी एसिटिलीन, डी बेंजीन।
इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, एसिटिलीन। एसिटिलीन का प्रयोग वेल्डिंग उद्योग में होता है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जलाने पर इसकी लौ का ताप लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यह निम्न अभिक्रिया के अनुसार जलती है। यहाँ पर अभिक्रिया करा के दिखाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह एसिटिलीन गैस है, यह ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती हुई एसिटिलीन गैस, यह उत्पाद बनकर तैयार होगा। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? ए, ब्यूटेन, बी, मीथेन, सी, प्रोपेन, डी, रेडान। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ए, ब्यूटेन गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ए 4, बी 6, सी 8, डी 2। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 8। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। हीलियम को छोड़कर जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेष सभी अक्रिय गैस की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात इन तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित सभी उपकोष पूर्णतया भरे होते हैं। इसी कारण ये तत्व अक्रियशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? ए, ब्रोमीन, बी, नियान, सी, आर्गन, डी, क्रिप्टॉन। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो अक्रिय गैस जो नहीं है वह हो जाएगी ब्रोमीन, यानी कि नियान, क्रिप्टॉन और आर्गन, यह अक्रिय गैसें हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ इसकी व्याख्या को। प्रकृति में 6 अक्रिय गैसें ज्ञात हैं जिन्हें आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में रखते हैं, जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान एवं रेडान। इनका फार्मूला अगर देखें तो हीलियम को He से प्रदर्शित करते हैं, नियान को Ne, आर्गन को Ar से, क्रिप्टॉन को Kr से, जेनान को Z से और रेडान को Re से। इस प्रकार यह 6 गैसें हैं हमारी। ब्रोमीन वस्तुतः हैलोजन वर्ग यानी कि 7वें वर्ग का एक तत्व है, यह अक्रिय गैस नहीं है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी आदर्श गैस नहीं है? ए, रेडान, बी, आर्गन, सी, सिलिकॉन, डी, नियान। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर सी, सिलिकॉन आदर्श गैस नहीं है। बाकी यह तीनों आदर्श गैस हैं। देखते हैं यहाँ इसकी व्याख्या को। सिलिकॉन एक अर्धचालक या सेमी कंडक्टर है, जबकि रेडान, आर्गन, नियान पूर्णतः आदर्श नहीं गैसें हैं। इसके अतिरिक्त हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान भी आदर्श सदृश गैसें हैं। इनकी संख्या 6 है। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है? ए, हीलियम, बी, ऑक्सीजन, सी, नाइट्रोजन, डी, हाइड्रोजन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए, हीलियम।
यह नोबल गैस है या कहलाती है। देखेंगे इसकी व्याख्या को। शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, जिससे इन तत्वों को अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैस कहते हैं। निम्न तत्व अक्रिय गैस यानी कि हीलियम, He से नियान, Ne आर्गन, Ar क्रिप्टॉन, Kr जेनान, Xe सॉरी अभी हमने पिछली जगह पर जेनान के लिए जेट का इस्तेमाल किया था सिंबल का, लेकिन वहाँ पर आप उसको सही कर लेना। वहाँ पर Xe का मतलब होता है जेनान और रेडान का Rn होगा। तो वहाँ पर यह दो मिस्टेक हुई हैं, तो वहाँ पर आप सही कर लेना। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है? ए अमोनिया, बी CO, सी CO2, डी क्लोरीन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा कि वह कौन सी गैस है जो चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी CO2। देखते हैं इसकी व्याख्या को। जब चूने के पानी यानी कि CaOH को होल टॉयज में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गुजारी जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 बनने के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यहाँ पर आप इस समीकरण को देख सकते हैं। मानो कि प्रकाशित विद्युत बल्ब के भीतर लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होता है, फिर भी तंत्र नहीं जलता क्योंकि ए यह जिस धातु से बनता है वह ज्वलन प्रतिरोधी होता है, बी ज्वलन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती क्योंकि बल्ब में शुद्ध नाइट्रोजन अथवा अक्रिय गैस होती है, सी बंद व्यवस्था में ज्वलन नहीं होता है, डी यह अधात्विक पदार्थ से बना होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हम बी वाले ऑप्शन को लगाएंगे। ज्वलन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती क्योंकि बल्ब में शुद्ध नाइट्रोजन अथवा अक्रिय गैस होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कूट के माध्यम से हमको इसका सही उत्तर बताना है। तो मिलाते हैं सीधे। प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं? इसको थोड़ा सा हम जूम करेंगे और मिलाएंगे। प्राकृतिक गैस जैसे कि दिया है तो प्राकृतिक गैस क्या होती है? अमोनिया, CH4 अमोनिया। और जब हम प्राकृतिक गैस मिला दिया उसके बाद में आएगा हास्य गैस। हास्य गैस यानी कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड देखिए तो हमारा पहले से ही मिला हुआ है। अमोनिया अगर देखें, सॉरी यह हमारा जो हमने लिखा हुआ है यह हमारा कुछ मिस्टेक है, इसको हम फिर से मिलाएंगे। प्राकृतिक गैस क्या होता है? CH3 नहीं या CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन। मीथेन यानी कि मार्स गैस जो धान के खेत से प्राप्त होती है। हास्य गैस है हमारा N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो हमारा ऑप्शन के अनुसार अगर जाएं तो A का 4 और A का 4 हमको मिलेगा सी वाले ऑप्शन में। B का हमारा सीधे 2 हो जाएगा। सी में शुष्क बर्फ अगर देखें CO2 तो सी का 1 यह भी हमें यहाँ पर मिलेगा। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया होता है NH3। तो सी वाला हमारा राइट आंसर निकल आएगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दिया है
N2 और H2 यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक है। ए लोहा, बी वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, सी पैलेडियम, डी निकेल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए लोहा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक लोहा है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर लोहे के बारीक चूर्ण को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करके अमोनिया बनाते हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन करने में उत्प्रेरक के रूप में लौह ऑक्साइड एवं मॉलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो ऐसे वाष्पशील द्रवों जिनके क्वथनांकों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है के मिश्रण को पृथक किया जाता है। ए साधारण आसवन से, बी प्रभाजी आसवन से, सी वर्ण लेखन आसवन से, डी भाप आसवन से। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी प्रभाजी आसवन से। देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या। प्रभाजी आसवन द्वारा उन मिश्रित द्रवों को पृथक करते हैं जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल में से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इसी विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। जलीय वायु से विभिन्न गैसें भी इसी विधि से पृथक की जाती हैं। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए। ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी हाइड्रोजन। वनस्पति घी निम्न में से हाइड्रोजन के द्वारा बनाया जाता है। देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। ऐसे वनस्पति तेल जो जमते नहीं हैं उन्हें जमाने के लिए निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वनस्पति घी इसी प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न। वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयानों के टायरों में ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी हाइड्रोजन, डी नियान। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे इसकी व्याख्या को। वर्तमान समय में वायुयानों के टायरों में गैस भरने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। यह एक अक्रिय गैस है जो टायरों के घर्षण के बावजूद उन्हें ठंडा रखने, उनकी बेहतर सुरक्षा, ऑक्सीकरण से रक्षा कर ईंधन अर्थ प्रबंधन को बेहतर करता है। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा गर्म हो जाएगी, बी तापमान समान बना रहेगा, सी इसमें से कोई नहीं, डी ठंडी हो जाएगी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी ठंडी हो जाएगी। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा ठंडी हो जाएगी। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया गया है जब हवा भरा हुआ टायर फटता है तब उसमें अचानक फैलाव होता है। इस अचानक फैलाव के कारण हवा बाहर से ऊष्मा नहीं पाती है और इस प्रसार के लिए आवश्यक ऊर्जा अपनी आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त करती है, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा घट जाती है और उसका ताप गिर जाता है, अर्थात वह ठंडी हो जाती है। यह रुद्धोष्म परिवर्तन का एक दृष्टांत है।
अगला प्रश्न यह है, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? ए इंफ्रारेड किरणें, बी अल्ट्रावायलेट रे, सी एक्स-रे, डी कॉस्मिक तरंगें, ई हरे पौधे। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए इंफ्रारेड किरणें। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण को गर्म होना इंफ्रारेड किरणों के कारण होता है। यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या को। इंफ्रारेड किरणें अपने ऊष्मीय प्रभाव के कारण ही के लिए ही मुख्यतः जानी जाती हैं। इनके कारण ही पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लघु तरंग की इंफ्रारेड को पृथ्वी पर आने देती हैं, परंतु पृथ्वी से जाने वाली दीर्घ तरंगदैर्घ्य की इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है और ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए जो या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है वह हो जाएगी ए कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। दिया गया है, वायुमंडल में स्थिर कुछ प्रमुख गैसें लघु तरंगदैर्घ्य वाली सौर विकिरणों को पृथ्वी के धरातल तक आने देती हैं, परंतु पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंगी विकिरणों को अवशोषित कर लेती हैं। इस कारण वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखता है। इस घटना को ही हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं। इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प। वर्तमान में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि तथा ओजोन क्षरण के कारण वातावरण के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, और आज का यह लास्ट प्रश्न होगा। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री सेल्सियस परम ताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो परम ताप के 2 गुने ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन होगा। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 50 मिली। तो यहाँ पर आज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आपको पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। और यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो देखते हैं यहाँ पर दो गैसों के नाम में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो इनको सही करेंगे हम। रेडान में RN है यहाँ पर, और जिनान में फिर से वही बन गया, XE जिनान के लिए प्रयोग करते हैं। और एक क्वेश्चन में हम यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर यदि हम लगाना चाहें तो 2 ऑप्शन के कारण यहाँ पर हम एक ऑप्शन नहीं चूज कर रहे हैं। किस विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, नाइट्रोजन या अक्रिय गैस, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया भी गया है। विद्युत
बल्ब में टंगस्टन नामक धातु का तंतु लगा होता है जिसको वाष्पन से बचाने के लिए नाइट्रोजन या आर्गन दोनों में से अक्रिय गैस कोई भी एक भरते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन दिए गए, इसलिए हम नाइट्रोजन या आर्गन एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।